Hello, guys. I hope you all are doing well. This is your friend and mentor Amit, and welcome to Admini Nation. तो कल हमने बात कर ली इंट्रोडक्शन के बारे में, देन स्कोप एंड सिग्निफिकेंस के बारे में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे शिफ्ट करते हैं। वुड्रो विल्सन, एक पेन की थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा ली जाए, नहीं तो दिखेगा नहीं। विल्सन्स व्यू की बात करेंगे आज हम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, विल्सन वाज 28th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। हाँ, शुरू करने से पहले एक और बात, जैसे कि मैंने लास्ट अपनी 2 वीडियोस को ऑब्जर्व किया है, उसमें ना मैं क्या है बीच बीच में थोड़ा अटक जाता हूँ, थोड़ा बीच में एक पोज ले लेता हूँ। तो हाँ, मैं उस चीज़ को ना थोड़ा ओवरकम करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो बीच में ऐसा ना लगे कि बीच में एकदम पोज आ गया है। वो क्या है, बीच में एक बार मेरे को माइंड अपना ब्रशअप करना पड़ता है कि मैंने सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं, कुछ छूट तो नहीं गया है, कुछ कहीं रह तो नहीं गया है। वही ब्रशअप करने के लिए मुझे एक बार सोचना पड़ता है। मैं नहीं चाहता कि कहीं भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, कोई भी चीज़ छोड़ दी जाए, तो उसको एक बार माइंड में रीथिंक करने के लिए मुझे एक पॉज लेना पड़ता है। वो आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि एक पॉज ले जा रहा है बंदा, बीच में एक सोच जा रहा है, तो वो बस इसीलिए लिया जा रहा है ताकि कंटेंट में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ना हो सके, और कोई बात नहीं है। मैं उस पर भी ओवरकम करने की कोशिश कर रहा हूँ, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स डे बाय डे इंक्रीज कर रहा हूँ। यही होता है ना, कोई भी चीज़ कांस्टेंट तो नहीं होती, हर चीज़ इंप्रूवमेंट की ओर चलती रहती है। हम कल जैसे थे वैसे आज नहीं है, जैसे आज हैं वैसे कल नहीं रहेंगे, और जैसे कल होंगे हो सकता है अगले दिन हम उससे और ज़्यादा इम्प्रूव हो गए हैं। तो मेन चीज़ ये है कि खुद को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। बाकी चलिए शुरू करते हैं। हाँ, मैंने बता ही दिया, विल्सन जो थे, वुड्रो विल्सन 28th यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट थे। तो इसीलिए उनकी जो बहुत सी थ्योरीज हैं आपको यूनाइटेड स्टेट्स ओरिएंटेड ज़्यादा दिखेंगी रादर देन ग्लोबल ओरिएंटेशन। वो ज़्यादा बात अपने यूनाइटेड स्टेट्स को लेके कर रहे थे, उनकी ज़्यादा थ्योरी वहाँ की और ज़्यादा टिल्ट करके देख रही थी। वो वर्ल्ड प्रॉब्लम को एक साइड रख के यूनाइटेड स्टेट की प्रॉब्लम को वर्ल्ड प्रॉब्लम बना के ज़्यादा पेश कर रहे थे। ये तो यूएस वालों की आदत ही है। आज को देख लो ट्रम्प को, उनको लगता है कि जो वर्ल्ड प्रॉब्लम है वो तो वर्ल्ड की है, वो तो अपने आप निपटते रहेंगे, पर जो यूएस की प्रॉब्लम है वो वर्ल्ड की प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो ऐसा तो यूएस के साथ हमेशा ही रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। हाँ, तो अब अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। पहला जो है हम पढ़ेंगे अबाउट वुड्रो विल्सन। सेकंड पढ़ेंगे हम कंटेक्स, कि किस कंटेक्स में चीज़ें चली थी, कंटेक्स ऑफ विल्सोनियन, ओ ओ ओ आई एम सॉरी फॉर दैट, विल्सोनियन व्यू। थर्ड, द कंट्रीब्यूशन, कि उनके क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थे। फोर्थ, हिज क्रिटिसिज्म, कि उन्हें क्या क्या क्रिटिसिज्म फेस करने पड़े थे, क्या वो सही भी थे या हवा में ही लोगों ने तीर चला के वुड्रो विल्सन को ऐसे ही बदनाम करने की कोशिश की थी। थर्ड, रेलेवेंस, कि क्या वो आज भी वो चीज़ें रेलेवेंस हैं। और सिक्स्थ, करंट स्टेटस, कि आज भी क्या उनके बारे में बात की जाती है, क्या करना ठीक है या गलत है। ये सब हम धीरे धीरे देखते जाएंगे। पेन का कलर चेंज कर लिया जाए। तो सबसे पहली बात जो आती है कि वुड्रो विल्सन से पहले भी कुछ थिंकर्स हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वुड्रो विल्सन को तो हम फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कह ही देते हैं, पर विल्सन से पहले भी कुछ थिंकर्स आए थे। लाइक मैं लिख देता हूँ आपके लिए थिंकर्स। इसमें कुछ तो इंडिया के भी थे, सोच सकते हैं कौन होंगे इंडिया के थिंकर विल्सन से पहले। एंशंट इंडिया में थे जी, कौटिल्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सप्तांग थ्योरी कल मैंने आपको बताई थी। देन प्लाटो, एरिस्टोटल, ये सब एंशंट वर्ल्ड के थे जो वुड्रो विल्सन से पहले आगे चले गए थे। मेडिवल, ये क्वेश्चन भी बना आपका पहले भी कि वुड्रो विल्सन से पहले कौन कौन थिंकर्स थे, उनका क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। ये क्वेश्चन है आपका, अगर आप देखेंगे शायद, मेरे ख्याल से है, मैंने कहीं पढ़ा था। मैकेवेल, एंड देन मॉडर्न में एक तो यूरोप में थे, यूरोपियन थिंकर्स थे, कुछ यूएस के थे जिन्होंने वुड्रो विल्सन को भी इन्फ्लुएंस किया था। यूरोप से आते हैं हमारे पास जॉर्ज जिंके साहब, और लॉरेंस वेन स्टीन, देन ब्लंट शेली,
नाम थोड़े अजीब से हैं, आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। योहान, यही फर्स्ट पर्सन थे, योहान, जिन्होंने फर्स्ट टू टॉक अबाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी, जिन्होंने डाइकोटोमी मॉडल दिया था। अब आप पूछेंगे फिर सर अगर इन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अगर पहली बार मॉडल दे दिया था तो हम ये क्यों कहते हैं कि फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी की सबसे पहली बात वुड्रो विल्सन ने की थी? क्योंकि बिकॉज वुड्रो विल्सन फोर्सफुली एंड क्लियरली आर्ग्यू फॉर डिफरेंट डिसिप्लिन। ही वॉज द वुड्रो विल्सन जो थे, उन्होंने ही फोर्सफुली और क्लियरली कहा था कि एक डिफरेंट डिसिप्लिन की ज़रूरत है और व्हाट एंड हाउ शुड इट डू, कि वो कब क्या काम करेगा और कैसे करेगा, ये सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात वुड्रो विल्सन ने की थी। और फर्दर मैंशनड अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटीज एंड प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग पॉलिटिकल इम्प्लीमेंटेशन एंड फॉर्मुलेशन, कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं पॉलिटी इम्प्लीमेंटेशन में और फॉर्मुलेशन में। इसी कारण से हम उनसे पहले भी कुछ थिंकर हुए हैं, पर वुड्रो विल्सन को ही फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं कि उन्होंने इतना क्लियरली और इतना आर्ग्यू देके इस चीज़ को बताया था ना कि हमें क्यों ज़रूरत है और किस लिए चाहिए। रीज़न ये है, थिंकर्स उनसे पहले भी कुछ थे, ये नहीं है वो फर्स्ट थिंकर थे। थॉमस जेफरसन, वो यूएस के थे, और अलेक्जेंडर हैमिल्टन, इनके नाम से कुछ याद आया? नहीं आया? आना चाहिए था यार। जिनको आया वो तो काफ़ी अच्छी बात है, उनकी पढ़ाई ठीक डायरेक्शन में चल रही है। मैंने बताया था ना कल, ही वॉज द फर्स्ट टू गिव टर्म ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अलेक्जेंडर हैमिल्टन थे जिन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की टर्म दी थी। पर फिर भी हम वुड्रो विल्सन पे ज़्यादा फोकस करते हैं अपना, क्योंकि उन्होंने क्लियरली अपने जर्नल्स लिखे थे और एक क्लियर डेफिनेशन दी थी जो कि पहले के थिंकर्स कर नहीं पाए थे। वो बस कहते थे पर उन्होंने इतना कोई क्लियर एक सिग्निफिकेंस अपना रोल नहीं दिया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी के बारे में वुड्रो विल्सन कहते हैं, डाइकोटोमी। पहली बार इसकी बात 1887 में वो अपने एसे में करते हैं। ऐसे का नाम ये जो पता है, स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इसमें वो क्या बात करते हैं, वो बेसिकली बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कि पॉलिटिक्स अलग होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन अलग होना चाहिए, एक स्ट्रिक्ट लाइन होनी चाहिए दोनों के बीच में, ये कोई परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिक्स अलग है बिल्कुल और एडमिनिस्ट्रेशन अलग है। उनका मेन फोकस था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है और पॉलिटिक्स है एक डिफरेंट डिसिप्लिन के तौर पे जाने जाए। उनके लिए एक डिफरेंट डिसिप्लिन को लाना इंपॉर्टेंट था। उन्हें इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन की इफेक्टिवनेस से इतना कोई मतलब नहीं था, उन्हें बस ये चाहिए था कि एक एडमिनिस्ट्रेशन का डिफरेंट डिसिप्लिन आ जाए, इफेक्टिवनेस तो बाद में देखी जाएगी। इसीलिए वो रिमार्क भी देते हैं, मैंने आपको बताया भी था पिछली क्लास में अगर आपको याद हो, दैट इट इज गेटिंग हार्डर टू रन अ कॉन्स्टिट्यूशन, harder to run a constitution than to frame one। अच्छी स्टेटमेंट है। इसीलिए वो चाहते थे कि इसको अच्छे से चलाने के लिए, एक संविधान को अच्छे से चलाने के लिए एक डिफरेंट डिसिप्लिन आ जाए। ऐसा क्या रीज़न था, क्या फैक्टर्स वुड्रो विल्सन को इन्फ्लुएंस किए कि एक डिफरेंट डिसिप्लिन की वो डिमांड रखें? फर्स्ट था स्पॉइल सिस्टम यूएस में। अभी मैं बात करता हूँ ये सब चीज़ें क्या थी, पहले मैं आपको फैक्टर्स बता दूँ। स्पॉइल सिस्टम्स इन यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स। सेकंड फैक्टर था टेलर का एफिशिएंसी मॉडल। ये जब हम टेलर पढ़ेंगे ना क्लासिकल थिंकर में आगे, सी मॉडल, तो वहाँ पे उसकी बात करेंगे, टेलर एफिशिएंसी प्रिंसिपल या टेलर एफिशिएंसी मॉडल जो भी कह लीजिए। देन यूरोपियन एडमिनिस्ट्रेशन। वुड्रो विल्सन यूरोपियन एडमिनिस्ट्रेशन से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। लैक ऑफ एम्फेसिस ऑन पॉलिटिक इम्प्लीमेंटेशन, कि इम्प्लीमेंटेशन पे कोई बात नहीं कर रहा है, सब पॉलिसी फॉर्मुलेशन की बात ज़्यादा करते हैं। तो यही सब चीज़ें थी जो वुड्रो विल्सन को इन्फ्लुएंस की। देन अब हम बात करते हैं स्पॉइल सिस्टम के बारे में कि आखिर स्पॉइल सिस्टम था क्या। देखिए कुछ नहीं था, बेसिकली एक सिंपल सिस्टम है जो हमारे इंडिया में भी चल रहा था पहले, कि जो ब्रिटिशर्स थे वो कोवेनेंटेड सिविल सर्विस सिर्फ ब्रिटिशर्स को देते थे। इंडियंस आर एंगेज्ड इन नॉन कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज। सेम सिस्टम कि जो पार्टी वर्कर्स थे ना यूएस में,
जिस पार्टी का वहाँ पे राज होगा, वही पार्टी वर्कर्स जो टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होंगे ना, सबसे ऊपर वाली एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स, उस पे उन्हीं का हक होगा। क्या मतलब कि जैसे हम इंडिया में कह देते हैं नेपोटिज्म, इंडिया में क्या हर जगह कहा जाता है, बॉलीवुड में ज़्यादा देखने को मिलता है आपको, तो वही सेम चीज़ यूएस की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में चल रही थी। अब सोचिए, अभी तो बॉलीवुड में अगर नेपोटिज्म है तो इतना हंगामा हुआ है, और अगर यही सही सेम काम अगर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में हो जाता तो क्या होता, हंगामा मच जाता, डेमोक्रेसी कहीं नहीं बसती। तो वही सेम सिस्टम यूएस में हो रहा था। तो इसी वजह से ना जो मेरिट सिस्टम था, मेरिटोक्रेसी थी, वो ख़त्म हो चुकी थी, और एफिशिएंसी ब्यूरोक्रेसी की आ नहीं पा रही थी। और हर भोंदू आदमी को, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, हर भोंदू आदमी को उठा के अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे बिठा दोगे तो देश का क्या होगा, ऑब्वियसली देश का तो भट्ठा बैठ जाएगा। तो वही यूएस में हो रहा था, और पॉलिटिसाइजेशन हो गया था ब्यूरोक्रेसी का। क्यों? क्योंकि सेम लोग, उन्हीं के जानने वाले अगर आएंगे तो कितना ही करप्शन करते जाएं टॉप पॉलिटिकल लीडर्स, वो उनके खिलाफ क्या कोई स्टेप लेंगे? ऑब्वियसली नहीं लेंगे। तो वही हो रहा था कि पॉलिटिसाइजेशन हो रहा था ब्यूरोक्रेसी का, उन्हीं के अपने चाहने वाले लोग ब्यूरोक्रेसी में आए जा रहे थे, वही भर्ती हो रहे थे। तो इसी सब को अलग करने के लिए वुड्रो विल्सन चाहते थे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी, कि पॉलिटिक्स अलग हो, एडमिनिस्ट्रेशन अलग हो। और इसी भी चाहता है टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट, टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट। इससे वुड्रो विल्सन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। अब आप बोलेंगे भैया एक बात बताओ कि जो वुड्रो टेलर ने फर्स्ट बुक अपनी 1911 में लिखी, और वुड्रो विल्सन अपना पेपर 1881 में 87 में लिख के 1887 में लिख के चले गए, तो वो कैसे टेलर से प्रभावित हो गए? टेलर का तो ऑब्वियसली बाद में आया था, पर ऐसा नहीं है भाई। टेलर ने ये अपना लिखने से पहले साइंटिफिक मॉडल काफ़ी सारी थ्योरीज पहले भी दे दी थी, जैसे पीस रेट सिस्टम 1895 में वो दे चुके थे, और उसके बाद नोट्स ऑन बेल्टिंग वो 1894 में आई गेस दे चुके थे। उसके बाद शॉप मैनेजमेंट 1905। तो उससे पहले भी टेलर काफ़ी काम कर चुके थे। और ये नहीं है, इससे पहले जब ये इन प्रोग्रेस था तो भी तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड में उसकी बातें होती थी। जैसे आज आप तैयारी कर रहे हैं, अपनी पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ कुछ और भी काम कर रहे होंगे, तो रिश्तेदारों में तो बात चल चुकी होगी ना कि वो बंदा उस चीज़ की पढ़ाई कर रहा है, ये सब कर रहा है, वहाँ रह के पढ़ रहा है। तो यही सेम चीज़ जब टेलर अपना साइंटिफिक मॉडल उस पर वर्क कर रहे थे, वो तो कंप्लीट हुआ जाएगा 1911 में, पर उससे पहले उस पर काम भी तो कर रहे होंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड में वो बातें चल रही थी, तो उन्हीं बातों से जो हमारे ये थे वुड्रो विल्सन, ये प्रभावित थे कहीं ना कहीं। तो वो इसमें क्या कहते थे कि जो है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो मोस्टली साइंटिफिक होना चाहिए, उसमें ये नहीं होना चाहिए कि कोई भी आ रहा है कैसे भी सब चीज़ें हो रही हैं। वर्क एफिशिएंसी मॉडल होना चाहिए इसके अंदर, हमारे पास एफिशिएंट होना चाहिए हमारा वर्क, जिसके लिए वुड्रो विल्सन बाद में 3 E's की भी बात करते हैं, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। चलिए वो बात हम बाद में करेंगे। टेलर का जो मॉडल था वो बेसिकली इसलिए आया था क्योंकि जेम्स गारफील्ड यूएस के एक प्रेसिडेंट थे, उनका असैसिनेशन हो गया था। असैसिनेशन मतलब मर्डर हो गया था बाय अनएम्प्लॉयड यूथ। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ एफिशिएंसी थी। अगर ब्यूरोक्रेसी उस टाइम अच्छा काम कर रही होती तो ये असैसिनेशन कभी नहीं होता। क्यों? अनएम्प्लॉयड थे, आ रहे थे सब नेपोटिज्म वाले, जिनको सिर्फ स्पॉइल सिस्टम के थ्रू भर्ती किया जा रहा था, और जो मेरिटोक्रेसी मेरिट यूथ था वो सड़कों पे भटक रहा था। तो ऑब्वियसली लोगों में एक रिजेंटमेंट आएगा, वही रिजेंटमेंट के कारण जेम्स गारफील्ड का असैसिनेशन कर दिया गया। हाँ, इसके बाद रिफॉर्म्स भी आए, ये इसकी पॉजिटिव चीज़ थी कि जो 10% सीट्स थी वो मेरिटोक्रेसी पे चली गई, कि अब 10% सीट्स पे लोग मेरिट से आएंगे, एग्ज़ाम दे के आएंगे। पर विल्सन साहब इससे भी खुश नहीं थे, वुड्रो विल्सन इससे भी खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि उन्हें 100% मेरिट चाहिए था, जैसा कि यूरोप में हो रहा था। उन्हें नहीं चाहिए था कि सिर्फ 10% चीज़ों पे। और जो यूएस लैंड ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता था, वहाँ पे उसके खुद के यूथ का गला घोटा जा रहा था। क्यों? उनकी मेरिट को ख़त्म किया जा रहा था। ये रिफॉर्म 10% आए। इसी एक्ट को हमने पेंडिलोटन एक्ट 1883 कहा यूएस में। ठीक है, ये सब चीज़ें हुई यूएस में।
तो अब बेसिकली आता है कि इतना सब चल रहा था, ये एडमिनिस्ट्रेटिव गैप क्यों बना हुआ था। एडमिनिस्ट्रेटिव गैप, हाँ भाई एडमिनिस्ट्रेटिव गैप, एडमिनिस्ट्रेटिव लैग भी जिसे हम कह देते हैं, वो क्या होता है मैं बताऊंगा ना। एडमिनिस्ट्रेटिव लैग, आप इसको इस तरीके से समझिए कि ये है आपकी सोसाइटी, उसका चेंज ऑफ पेस, पेस ऑफ सोसाइटी, ठीक है। सोसाइटी इस तरीके से चेंज हो रही है, पेन चेंज कर ले, और ये वाला, और दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, ब्लू, ये दिख रहा है, चलो ठीक है। और ये है अपना चेंज ऑफ पेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। तो इनके बीच का ये जो फर्क है ना, इसी को कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लैग। समझ आया? नहीं आया होगा मुझे पता है, कोई नहीं, मैं है ना एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। आप में से किसी ने ये सीरीज देखी है? हाँ, खाकी। जिसने देखी अच्छी बात है, जिसने नहीं देखी अच्छी सीरीज है, देख लेना। तो ये हमारे मुक्तेश्वर चौबे, आशुतोष राणा, ये बंदा इनके पास आता है नया लैपटॉप लेके, जब ये प्रमोटेड होते हैं तो आशुतोष राणा क्या बोलते हैं, यार हमें एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, हमारा प्रमोशन हुआ है कि डिमोशन हुआ है। बोला मतलब सर कि पहले हमारे पास इतना बड़ा कंप्यूटर था, अब तुम इतना छोटा सा लैपटॉप ला के रख दिए हो, तो ये तो हमारा डिमोशन हो गया। बोला नहीं, ये बोलता है नहीं सर, ये जो अब नया लैपटॉप मिला है ना, ये उससे ज़्यादा पावरफुल है, इसकी रोम रैम सब ज़्यादा है उससे, ये अच्छा प्रोसेसर है उसमें। बोला अच्छा, उतने से बड़े कंप्यूटर का सारा काम इस छोटे से लैपटॉप में हो जाएगा? बोले हाँ जी सर हो जाएगा। तो बोला ऐसा तो नहीं है तुमने इसमें से कोई चीज़ निकाल ली हो? बोला नहीं नहीं सर। तो यही एडमिनिस्ट्रेटिव लैग है। कैसे कि हमारा जो चेंज ऑफ रेट ऑफ सोसाइटी है ना, वो बहुत ऊपर है, और एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत धीरे से चेंज हो रहा है। वही सेम चीज़ कि बात चल रही है दुनिया में एआई, फास्ट कंप्यूटर्स की, और एडमिनिस्ट्रेशन आज भी ऐसे लोग हैं जिनको कंप्यूटर तक चलाना नहीं आता गवर्नमेंट ऑफिस में, वो दूसरों से बोल देते हैं, क्यों? रिटायरमेंट होने वाली है, चेंज होना नहीं चाहते हैं लोग। तो बस वही, इसी को एडमिनिस्ट्रेटिव लैग कहा जाता है। जैसे एक और एग्जांपल से समझिए आप इसको, कि स्कूल देखा आपने, अपने स्कूल में कंप्यूटर लैब होती है, आप मोस्टली प्राइवेट स्कूल में बहुत से लोग गए होंगे आप में से, तो वहाँ पे एक अच्छा सा कंप्यूटर रूम होता है, वहाँ पे आपको सब सिखाया जाता है। आजकल तो मैंने अपने छोटे भाई की, जो मामा का लड़का, उसकी किताब खोल के देखी, वहाँ पे उनके कंप्यूटर में आज एआई के बारे में बताया जा रहा है उन छोटे छोटे बच्चों को। तो मैं देख के हैरान हो गया, मैं यार तेरे को समझ भी आती है? कह रहा हाँ भैया सब समझ आता है। मैं कमाल है यार, छोटा सा है वो। तो यही सेम चीज़, पर वहीं अगर हम सरकारी स्कूल के बारे में बात करते हैं, तो उन लोगों के पास कंप्यूटर तक अवेलेबल नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि वो दोनों आपस में बराबरी कर पाएंगे किसी टाइम में जाके? हो ही नहीं सकता यार, उन्हें कंप्यूटर तक देखना नसीब नहीं होता, और वहाँ से प्राइवेट स्कूल वाले बंदे एआई कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं। तो यही है एडमिनिस्ट्रेटिव लैग। इसी को ओवरकम करने की बात वुड्रो विल्सन कर रहे थे अपने ऐसे में, ठीक है। तो इसी के लिए पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डाइकोटोमी चाहते थे। अब देखिए कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन में आखिर फ़र्क क्या होता है। एक लाइन खींच ले। तो पॉलिटिक्स जो है वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे रन होती है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, और वहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मेरिटोरियस प्रिंसिपल पे चलता है। मतलब हम अपने जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनको इलेक्ट करके भेजते हैं डेमोक्रेटिकली, और मेरिट मतलब पेपर लेके हम अपने पर्सनल्स को सेलेक्ट करते हैं। अब यूपीएससी का पेपर देंगे, आईएएस सेलेक्ट होंगे, तो सेलेक्ट हुए ना, सेलेक्ट होके अपने मेरिट के बेस पे आप एडमिनिस्ट्रेशन में सिलेक्शन लाएंगे। और यहाँ पे जो लीडर्स होते हैं वो इलेक्ट होते हैं थ्रू डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, फिर वो पॉलिटिक्स में जाते हैं। यही सेम चीज़, ये वैल्यूज़ और गोल्स पे डिपेंडेंट होता है, वहीं ये मीन्स और फैक्ट्स पे चलता है। यहाँ पे टेन्योर अनस्टेबल है, यहाँ का टेन्योर स्टेबल है। ऑब्वियसली जितने साल की जॉब है उतनी करनी है, कोई कम करके थोड़ी निकाल देंगे। ये लोग लेमैन होते हैं बेसिकली, क्या अंगूठा छाप अंगूठा टेक दिया, इन्हें नहीं आता है अब्बा डब्बा जब्बा, हाँ वही इन्हें कुछ नहीं पता होता है।
हाँ, इन्हें थोड़ी पता है यार देश को कैसे चलाना है। वो तो आप लोग जब टॉप लेवल पे बैठेंगे, जब ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, जब सेक्रेटरी बनेंगे, तो देखेंगे ना चीज़ों को कि कैसे चीज़ें चलती हैं, कैसे देश की पूरी। आपको क्या लगता है निर्मला सीतारमन ये टैक्स कि कैसे बचाना है, टैक्स किस पे 40%, किस पे 20%, इन्हें ये आता होगा? चांस ही नहीं है। जो इनके सेक्रेटरी होते हैं ना, वो इनके पास पूरी फाइल लेके तैयार आता है ऑन हिज नेम कि मैडम ये फाइल है, ये हमने चेंजेस किए हैं, आपको बस लोगों के सामने जाके कहना है ये सब चीज़ें। और निर्मला ताई आती हैं, बोल के चली जाती हैं, ठीक है। नहीं नहीं, आजकल लीडर मैंने सुना है डिग्रियां भी दिखा रहे हैं अपनी। अच्छी बात है डिग्रियां, पर कितनी ओरिजिनल है कितनी फेक है वो तो दुनिया जाने। हाँ, तो हमने बात कर ली थी अबाउट वुडरो विल्सन, उनके कंटेक्स्ट के बारे में बात कर ली, और कंट्रीब्यूशन भी हो गया। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी उनके कंट्रीब्यूशन में से एक था। अब हम बात करेंगे साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की। तो बेसिकली साइंस है क्या? आपसे अगर कोई पूछे कि साइंस है क्या, तो बता सकते हैं? हाँ, खुद सोच लीजिए, मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ। इट्स एन ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। क्या मतलब? ये ऑर्गेनाइज्ड है, एक लेवल, एक तरीके से चलती हुई चीज़ है, सिस्टमेटिक मिलता है आपको सब साइंस में। ये तो नहीं है कोई चीज़ कहाँ है, कोई चीज़ कहीं मिल रही है, कोई चीज़ कहीं। ऑब्जेक्टिविटी दिखती है आपको इसमें। साइंस आपकी प्रिडिक्टेबल होती है, आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपका आउटकम क्या आएगा। हाँ, वो अलग बात है कि फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हो, प्रिडिक्टिबिलिटी, हाँ, प्रिडिक्टेबल होती है साइंस आपकी। आपको पता होता है कि आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे टाइट्रेशन। सब टाइट्रेशन तो हम सब ने किया होगा। टाइट्रेशन, हाँ, वही जिसमें फिनोप्थिलीन डालते थे, फिर ऊपर से मिथाइल ऑरेंज, वो कलर चेंज हो जाता था, बैंगनी सा रंग आ जाता था, वॉयलेट सा। हाँ, वही वही टाइट्रेशन। तो हमें पता होता था कि आउटकम क्या आएगा। किसी का ऐसा तो नहीं हुआ ना कि कलर चेंज होके किसी का वो ब्लैक आ गया हो, या किसी का ब्राउन आ गया हो, किसी का ग्रीन आ रहा हो। सबको पता है कि पर्पल कलर का ही कलर आना है, ठीक है ना, कोई अलग कलर तो नहीं आना। हाँ, इसीलिए साइंस प्रेडिक्टेबल होती है। फर्स्ट टाइम के लिए हम कह सकते हैं कि प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं होती, कि कोई एक्सपेरिमेंट अगर फर्स्ट टाइम हो रहा है, हम उसको गैस नहीं कर सकते कि इसका आउटकम क्या होगा। हाँ, फिर भी एक वो होती है, गैस वर्क होता है हमारा, कि या तो ये होगा या ये होगा, हम इतना प्रेडिक्ट कर सकते हैं। पर सेकेंड टाइम अगर कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो सेम ही प्रेडिक्टेबिलिटी होगी। पहली बार अगर 1 आया तो दूसरी बार 8 नहीं आ सकता है, और 2 नहीं आ सकता, वो 1 ही आएगा। ये साइंस की खूबसूरती है। तो साइंस दो तरह की होती है बेसिकली, एक हम कहते हैं एम्पेरिकल, दूसरी नॉर्मेटिव। मतलब एम्पेरिकल मतलब वो जो प्रिडिक्टेबल हो, नॉर्मेटिव वो जो नॉन प्रिडिक्टेबल हो। अभी तो कहा सर साइंस प्रेडिक्टेबल होती है, मैं बताता हूँ ना नॉर्मेटिव कौन सी साइंस को बोलते हैं। प्रेडिक्टेबल जैसे पॉलिटिकल साइंस, साइंस तो नहीं है पर नाम दे दिया है पॉलिटिकल साइंस। अब ये तो हर देश के हिसाब से अलग होती है। हिट एंड फिलोसफी, इसमें तो हिट एंड ट्रायल मेथड्स लगाए जा सकते हैं ना। अब आपको एट द एंड तो नहीं पता ना क्या आएगा, बस हिट एंड ट्रायल मेथड लग के कोई चीज़ चलती है। और जो पूरी प्रेडिक्टेबल है, एग्जांपल सोशियोलॉजी, आपको पता है कि क्या होने वाला है सोसाइटी में, कैसे चलेगी। साइकोलॉजी, ये भी साइंस ही है पर प्रिडिक्टेबल है, आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किसी का नेचर कैसा हो सकता है, क्या चीज़ें चल सकती हैं। ये सब साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा 3 E's। ये सब कंट्रीब्यूशन में ही चल रहा है, विल्सन ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया था अपना। 3 E's कौन कौन से हैं? फर्स्ट है एफिशिएंसी, सेकंड है इकोनॉमी, और थर्ड है इफेक्टिवनेस। अब एफिशिएंसी क्या है? जो भी हम काम कर रहे हैं उसका परफॉर्मेंस या आउटपुट क्या आ रहा है, वो आपकी एफिशिएंसी है, ठीक है। इकोनॉमी मतलब एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज, या आपका जो भी वेस्टेज ना जाए, आप इकोनॉमिकल हो चीज़ों में। और इफेक्टिवनेस मतलब अचीवमेंट ऑफ गोल्स। ये क्वालिटेटिव होती है, ये इफेक्टिवनेस इज क्वालिटेटिव।
एफिशिएंसी इज क्वांटिटेटिव। समझाऊंगा मैं सब, एक बार लिख लीजिए। इसमें हम कॉस्ट एलिमिनेशन की बात करते हैं इकोनॉमी में, कॉस्ट एलिमिनेशन। हाँ, अब इसको समझते हैं। लाइक इसको ऐसे समझिए कि आप कितने, आपके देश में नंबर ऑफ रोड्स हैं, नंबर ऑफ रोड्स या स्कूल या हॉस्पिटल, जितने ज़्यादा है ना, हम कहेंगे चीज़ें उतनी ही ज़्यादा एफिशिएंट है। वहीं पे ये बात करता है सोशल जस्टिस के बारे में और इक्विटी के बारे में, कि क्या वो सबके लिए अवेलेबल है। ये जो स्कूल्स बने हुए हैं, क्या ये सबके लिए अवेलेबल है, सोशल जस्टिस है, इक्विटी है सोसाइटी में, ये उसके बारे में बात करता है। अगर हाँ है तो वो हाईली इफेक्टिव है, और अगर नहीं है तो वो हाईली अनइफेक्टिव है। अब आप इसको ऐसे समझिए, जैसे नितिन गडकरी जी हैं, नितिन गडकरी जी, हम इसमें एग्जांपल लेते हैं मेरा कॉमन ही दिल्ली के लिए, केएमपी रोड बनाया गया था। पता है कितना प्रोजेक्ट में खर्चा कितना आया था? 6500 करोड़ से प्लस का खर्चा था। 6500 करोड़ से ऊपर के बजट में बना था। कब बना था? 2018 में। किस लिए बना था? ये इसलिए बना था, मान लीजिए ये दिल्ली है तो ये कुंडली बॉर्डर, ये बीच में गुड़गांव मानेसर, और ये पलवल, और ये फिर यहीं गाजियाबाद और वापस कुंडली को कनेक्ट करता हुआ ऐसा एक रोड था कि आपकी दिल्ली बाईपास हो जाए। 6500 करोड़ में बना था। टॉप नॉच रोड बनना चाहिए था ऑब्वियसली, ठीक है। एफिशिएंसी आ गई, रोड बना दिया गया, बहुत बढ़िया। क्या रोड बनाया नितिन गडकरी जी, मज़ा आ गया। 2018 और आज हम बैठे हैं 2025 में। कितने साल हो गए? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 8 साल करीबन। 7 ही लगाइए, क्यों नवंबर में अभी पूरे 8 भी नहीं हुए। 8 साल में इस रोड की स्पीड लिमिट उन्होंने दी थी, कई जगह 100, कहीं 120। एक दिन मैं गाड़ी चला रहा था, भाई साहब आप इस रोड पे 60 की स्पीड पे भी गाड़ी नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि इतने बड़े बड़े खड्डे हैं। ये रोड चल रही है, बीच में इतना बड़ा खड्डा आ गया, ये रोड चल रही है, बीच में इतना बड़ा खड्डा आ गया। ऐसी हालत है इस रोड की। तो ये एफिशिएंसी तो ले आए इन्होंने, रोड तो बना दी 6500 करोड़ की, बहुत बढ़िया रोड बना दी, पर वो इफेक्टिव तो नहीं है। उस पर आप गाड़ी ही नहीं चला सकते, क्या बताएंगे क्या इफेक्टिव है वो, ठीक है। तो ये है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में फ़र्क, कि कितना आपके यहाँ रोड, स्कूल, हॉस्पिटल बने हुए हैं, वो आपकी एफिशिएंसी दर्शाता है। और क्या वो इफ़ेक्टिव हैं, क्या वो सोशल जस्टिस, इक्विटी और किसी यूज़ के हैं, तो वो आपकी इफ़ेक्टिवनेस बताता है। इसको और एक एग्जांपल से ले लीजिए। मान लीजिए आप 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, यूपीएससी का एग्जाम्पल, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, 2 घंटे में 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, वो आपकी एफिशिएंसी दर्शाता है। पर उन 100 में से कितने आप सही करेंगे, वो आपकी इफ़ेक्टिवनेस बताएगा, ठीक है। चीज़ें समझ में आई? हाँ, यही है इकोनॉमी। इकोनॉमी तो सिंपल है यार, जो भी आपका एक्सपेंडिचर है वो कम हो, एक्सपेंडिचर कम हो, कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ें हैं, ये सब इकोनॉमी। इकोनॉमी तो सब समझ लेते हैं। जो मेन लोगों को दिक्कत आती है ना, वो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में आती है। आई होप अब इन दोनों में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको समझ आ गई होंगी दोनों चीज़ें। अगर फिर भी नहीं आई होगी तो कमेंट सेक्शन खुला है, मेरा टेलीग्राम मैंने चैनल का लिंक भी दिया है, वहाँ पे आइए, पूछिए, मैं वहाँ भी समझा दूंगा। और फिर भी ना आए तो वहीं मैं घर आके भी समझा दूंगा। और बताओ, हाँ, आने जाने का खर्चा तुम दोगे, मेरा नहीं होगा। हाँ, तो मेरिट सिस्टम के बारे में बात करते हैं, जो कि वुड्रो विल्सन ने दिया था। तो वो क्या कह रहे थे? मेरिट सिस्टम इम्पार्शियल होना चाहिए। कैरेक्टर्स हैं बेसिकली, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है। इम्पार्शियल होना चाहिए, हायरार्कियल होना चाहिए। मैंने बताया था ना, क्लासिकल थिंकर, हायरार्की की तो बात करेंगे, उनको अच्छी लग रही थी उसमें। मेरिटोरियस होना चाहिए, ये अच्छी बात है कि वो MERITORIOUS मेरिटोरियस होने की बात कर रहे थे। नॉन पार्टनरशिप की कोई पार्टनरशिप, पार्टीशनशिप, नॉन पार्टीशनशिप, और एफिशिएंट होनी चाहिए चीज़ें, बेटर क्वालिटी हो, ताकि ह्यूमन रिसोर्सेज की, जो कि मोर कैपेबल बनाए चीज़ों को, ठीक है। यही सब था। ये पूरा कॉन्टेक्स्ट आपका क्लियर हो चुका है कि वुड्रो विल्सन का क्या था, क्या उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए, और उसके बाद वुड्रो विल्सन के बारे में बता दिया, उनके कॉन्टेक्स्ट के बारे में बता दिया, और 3 E's के बारे में आधी चीज़ें हमारी डिस्कस हो चुकी हैं। अब हमने मेरिट पढ़ ली, तो क्या आपको लगता है मेरिट डेमोक्रेसी को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करती है? डज मेरिट हेल्प इन ऑर्गेनाइज डेमोक्रेसी? सोचिए, क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन था ये।
मेरिट हेल्प्स, लाइट भी चली गई, कोई बात नहीं, हम पढ़ाते रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। डेमोक्रेसी, कमेंट। आप इस क्वेश्चन पे 2 मिनट सोचिए, मैं पानी पीता हूँ। प्यास लगा यार बोलते बोलते। कितने देर हो गई? आधा घंटा हो गया, आधा 40। अब पता लगता है जब टीचर वहाँ पोडियम पे खड़े होकर बोलते थे तो कैसा फील होता था। हाँ, तो सोच लिया आपने? तो व्यूज़ बताओ अपने। हाँ, कि मेरिट कैसे डेमोक्रेसी को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करती है। तो इसको ऐसे सोचिए, मैं सीधा सीधा लिखवा देता हूँ, आप वही सेंटेंस सीधा नोट कर लीजिएगा, उसमें समझ आने। व्हेन पीपल गेट सिलेक्टेड ऑन मेरिटोरियस ग्राउंड, जब जो लोग होंगे वो मेरिटोरियस ग्राउंड पे सिलेक्ट होंगे तो उन्हें अपनी सिलेक्शन, और जो सिलेक्ट नहीं हुए उन्हें अपनी कि क्यों सेलेक्ट नहीं हुए उन्हें पता होगा, उनके लैक ऑफ नॉलेज और मेरिट के कारण वो सेलेक्ट नहीं हुए, और वो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए तैयारी करना शुरू कर देंगे। इसको आप सेम उसी तरीके से समझिए जैसे यूपीएससी है। आपने प्री दिया, कुछ लोग सेलेक्ट हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशन, कुछ नहीं हुए, कोई बात नहीं भाई, जो हुए वो मेरिटोरियस थे, उनके पास कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटीज़ थी, वो हो गए, और जो नहीं हुए वो एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को, ठीक है हमारे पास कुछ कमी रही होगी, हम इस वजह से नहीं हुए, नेक्स्ट साल फिर हम आएंगे और फिर सेलेक्ट होंगे, ये मेरिटोरियस होता है। पर जब चीज़ें मेरिटोरियस नहीं होती ना, जो स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हुए वो रोड पे उतर जाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर तो भाई भतीजावाद हो गया, नेपोटिज्म हो गया, जो लोग ऑलरेडी सेलेक्टेड है वही अपने लोगों को दोबारा लेके आ रहे हैं जॉब में, ठीक है, जो नहीं सिलेक्टेड हुए वो बाहर ही रह रहे हैं। तो इसीलिए केओस मचेगा सोसाइटी में, वायलेंस होगा, एनार्की फैल जाएगी। तो इन्हीं सबको अवॉइड करने के लिए मेरिट आती है कि जो मेरिटोरियस होगा वो जॉब में आएगा और नॉन मेरिटोरियस बाहर रहेगा। तो ये फ़ायदा होता है मेरिट का। अब जो तीसरी चीज़ आती है कंट्रीब्यूशन में, वो पब्लिक ओपिनियन एज कंट्रोल। पब्लिक ओपिनियन एज कंट्रोल, कि जो पब्लिक का व्यू है, जो पब्लिक वॉइस है, वो ब्यूरोक्रेसी पे कंट्रोल लगा के रखे। सर क्या ज़रूरत है, ब्यूरोक्रेसी तो काम कर रही है अपना, ब्यूरोक्रेसी को अकाउंटेबल बनाए, क्या ज़रूरत है सर ब्यूरोक्रेसी को अकाउंटेबल बनाने की? तो इसके लिए ना मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आप एक केस पढ़ना, ऑटो शंकर केस, इससे पता लगेगा आपको ब्यूरोक्रेसी की पावर क्या है, ब्यूरोक्रेसी चीज़ क्या है, ब्यूरोक्रेसी लॉबी स्ट्रॉन्ग कितनी है। ये ऑटो नहीं चलाता था, क्रिमिनल था तमिलनाडु का, इस बंदे का क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब आपको ऑटो शंकर केस में पता लग जाएगा। ऑटो शंकर केस जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि क्यों ब्यूरोक्रेसी पे लगाम लगाने की ज़रूरत है, कि ब्यूरोक्रेसी कहीं ये ना बन जाए कि वो जो लोगों के लिए बनी है, ब्यूरोक्रेसी लोगों की सेवा करने के लिए बनी है, वो लोगों के लिए थ्रेट ना बन जाए, लोगों की लिबर्टी के लिए। इसीलिए पब्लिक व्यू, जो पब्लिक का ओपिनियन है, वो एज अ कंट्रोल की तरह काम करना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी मस्ट बी अकाउंटेबल टू पीपल, ब्यूरोक्रेसी पीपल के लिए अकाउंटेबल होनी चाहिए, लोग ब्यूरोक्रेसी को अकाउंटेबल ना हो कि लोगों को डीसी बुला के ये ना बोल रहा तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे नहीं, ये एक्शन लिया जाएगा, वो एक्शन लिया जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ब्यूरोक्रेसी है वो हमारे अकाउंटेबल होनी चाहिए। तो इसको विल्सन और मैक्स वेबर बहुत सही से जानते थे, इसीलिए उन्होंने कहा था ब्यूरोक्रेसी विच वॉज फॉर्म टू सर्व पीपल इफ नॉट कंट्रोल्ड और पुट अकाउंटेबल अपॉन विल इवेंचुअली बिकम अ थ्रेट टू पीपल इटसेल्फ विच नीडेड टू बी कंट्रोल्ड। जो कि ब्यूरोक्रेसी है, जो लोगों को सर्व करने के लिए बनाई गई है, अगर उसको कंट्रोल नहीं किया गया और अकाउंटेबल नहीं बनाया गया तो वही ब्यूरोक्रेसी उन लोगों के लिए खतरा बन जाएगी जिनके लिए वो बनाई गई थी। इसी चीज़ को डेमोक्रेटिक कंट्रोल कहा जाता है, ठीक है, यही डेमोक्रेटिक कंट्रोल है ब्यूरोक्रेसी पे। इसी की बात वुड्रो विल्सन करते हैं और इसी की बात मैक्स वेबर भी करते हैं।
ठीक है। ये केस ज़रूर पढ़ना और पढ़ के मुझे बताना कि तुम्हें क्या समझ आया ब्यूरोक्रेसी के बारे में। बहुत डार्क है ब्यूरोक्रेसी की हिस्ट्री, ये केस तुम्हें सब समझा देगा। नेक्स्ट है बिजनेस लाइक, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ठीक है। कुछ तो यार करो तो सही, मेरे को तो पता है, मैं तो सब चीज़ें स्पून फीडिंग थोड़ी, वैसे तो मैं सभी बता रहा हूँ, पर एक एटलीस्ट होमवर्क भी आना चाहिए। और जिसने पढ़ लिया ना, कमेंट सेक्शन में आके लिखना, यस सर हमने पढ़ा ऑटो शंकर के और हमें ब्यूरोक्रेसी की सच्चाई पता लगी, ब्यूरोक्रेसी की पावर पता लगी। बिजनेस लाइक एडमिनिस्ट्रेशन, विल्सन जो थे ना वो चाहते थे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना वो बिजनेस लाइक हो। क्यों बिजनेस लाइक? क्योंकि जो बिजनेस लाइक चीज़ें होती है ना वो रिजल्ट, आपने देखा बिजनेस कैसा होता है, कैसे चलता है, रिजल्ट पे चलता है कि काम हुआ या नहीं हुआ, रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, ऑब्जेक्टिविटी होती है बिजनेस में, प्रोफेशनलिज्म होता है, ऐरा गैरा नहीं कोई भी आके कि अच्छा ऐसे हो गया ऐसे हो गया, हमें कंप्यूटर चलाना आ नहीं रहा तो भी हम बैठे हुए हैं। आउटपुट ड्रिवन होता है कि काम होना चाहिए, बिजनेस रिस्पॉन्सिबल होता है, ऐसा नहीं है कि ठीक है यार आज नहीं हो रहा कल हो जाएगा, कल नहीं हो रहा परसों हो जाएगा, कभी तो हो ही जाएगा। और जो पीपल इन बिजनेस होते हैं ना, दे नो देयर वर्क एंड हाउ टू डू इट, देर इज नो नीड टू टेल देम अबाउट हाउ टू डू देयर ओन वर्क। पर जो पीपल इन गवर्नमेंट जॉब, दे डोंट हैव सेल्फ कमिटमेंट, दे आर नॉट रेडी टू डू देयर वर्क, दिस नीडेड टू बी चेंज्ड। और इसे वुड्रो विल्सन जानते थे। क्या बोला मैंने? हाँ, कि जो लोग बिजनेस में होते हैं उन्हें अपना काम पता होता है। जैसे ये बिजनेसमैन है, जैसे टाई वाइट लगा दूँ, ये लगा दी टाई, ये हमारा बन गया बिजनेसमैन, कोट बूट पहन के, ठीक है, सॉरी टाइम पे मत जाना। इसे अपना काम पता है कि मैंने ऑफिस जाना है, ये काम करना है, इसको कंप्लीट करके मेरे को यहाँ सबमिट करना है। वहीं जो ये हमारा होता है वो गवर्नमेंट जॉब वाला, सीधा ये बाजू ये यहाँ तक चढ़ा रखी है, कोई काम धंधा है नहीं, ठीक है। ये अपना जाएगा ऑफिस में, ये पड़ी चेयर और बैठ जाएगा, आधी घंटा तो ये बोलेगा मैं सफ़र करके आया हूँ, अरे यार थक गए, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, अपनी कुर्सी पे जाके यहाँ बैठ जाएंगे। इन्हें नहीं पता है, इनमें सेल्फ कमिटमेंट नाम की चीज़ ही नहीं होती है। तो यही बात वुड्रो विल्सन जानते थे और इसी को ओवरकम करने की बात करते थे। इसीलिए कहते थे कि बिजनेस लाइक एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को वैसे ही चलाया जाना चाहिए जैसे एक बिजनेस चलता है, ताकि वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो, लोगों के लिए काम करें। और इसी को वुड्रो विल्सन अपने ऐसे में बोलते हैं द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1887 में, कि एक सेपरेट डिसिप्लिन होना चाहिए जो कि पब्लिक पॉलिटिक्स को अलग करे और ब्यूरोक्रेसी या एडमिनिस्ट्रेशन को सेपरेट किया जाए। इसी के लिए वो डिमांड रखते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। वो यहाँ पे इन्फ्लुएंस होते हैं फ्रैंक गुडनाउ और एल डी वाइट से। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल बचा हुआ चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, इसमें क्या क्या हमारा रह गया है एक बार देख लें। क्रिटिसिज्म रह गए हैं बेसिकली, वुड्रो विल्सन के क्या क्या क्रिटिसिज्म थे, उनकी रेलेवेंस रह गई है, और कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट की करंट स्टेटस क्या होता है, कि कौन कौन वुड्रो विल्सन के क्रिटिक्स थे। थोड़ा पढ़ना, अगर तुम्हें पता है तो एक बार देखना, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही। तो चलो चलते हैं, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाकी आपको आज का मुझे लगता है अच्छा आया होगा, मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश की है, बीच में की चीज़ें थोड़ी ज़्यादा स्मूथ